चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। तो कल 8 सीटों पर 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कल मतदान होगा। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग होगी। हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली में भी कल चुनाव है। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और छठवें चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। छठवें चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, छठा चरण है ये और छठे चरण के चुनाव के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल 58 सीटों पर वोटिंग है और सबसे ज्यादा यूपी की सीट है जिसमें कल मतदान होना है। तो छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। यहां 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होने से मुकाबला कम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। थमा प्रचार का शोर। अब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तय करेंगे कि दिल्ली किसकी ओर। वैसे तो यहां पिछली बार बीजेपी ने सत्ते पर सत्ता जमाया था, यानी 7 की 7 सीटें जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस और आप का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार इन दोनों दलों का गठबंधन है। इसके बावजूद 2019 के वोट शेयर बताते हैं कि पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। 2019 में बीजेपी को 56.9%, कांग्रेस को 22.6% और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। यानी अगर कांग्रेस और आप साथ भी आए तो कुल 40.8% वोट प्रतिशत ही बैठता है, जिनके लिए 16.1% का अंतर पाटना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपके सोमनाथ भारती, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ आपके कुलदीप कुमार मैदान में हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी का मुकाबला आपके सहीराम पहलवान से है, जबकि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत के खिलाफ महाबल मिश्रा जैसे दिग्गज हैं। दिल्ली में कांग्रेस जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो है चांदनी चौक, जहां बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जहां बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से कांग्रेस के उदित राज भिड़ रहे हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश में हॉट सीट के रूप में चर्चित उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार कड़े मुकाबले में हैं। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और दिल्ली की 7 सीटों पर हम कमल खिला रहे हैं। स्मृति ईरानी भी आई हैं और भी कई केंद्रीय मंत्री आए हैं और सबने एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दों की अगर बात करें तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आखिरी दौर में आक्रामक माहौल बनाया है, जबकि इंडिया का पूरा फोकस दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद होने के बावजूद स्थानीय समस्याओं को लेकर घेराबंदी करने पर रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट के दोनों उम्मीदवार मूल रूप से बिहार के हैं। हालांकि मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार सांसद बनने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार पूरे तेवर के साथ उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई को लेकर सबसे बड़ी दिलचस्पी यही है कि बीजेपी फिर जमाएगी सत्ते पर सत्ता या अब की बार चलेगा विपक्षी गठबंधन का पत्ता। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। देश में एक तरफ आम चुनाव अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रचार के दौर में दिग्गज नेताओं के बयान गंभीर सवाल पैदा कर रहे हैं। आज के दौर में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सबसे बड़ी होप है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी जी को देश की सरकार के साथ साथ अब जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया तक से काफी शिकायतें, काफी नाउम्मीदी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद राहुल गांधी जी अपने इंटरव्यू में, बयानों में देश की व्यवस्था पर, सिस्टम पर और मीडिया पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
Media system in India, sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. वो अपने गिरेबान पर झांकते नहीं है। मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता। उसको गलत तरीके से मुख्यमंत्री जो गलत तरह से उसको पेश कर। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संदेश देश के लोगों को नहीं दे रही। ये बहस छिड़ी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस एक सनसनीखेज आरोप के बाद जिसमें उन्होंने देश के मीडिया को बिकाऊ और ब्लैकमेलर बताया। राहुल गांधी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया। सीएम साय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें देश भर के मीडिया हाउस को टैग करते हुए इसी साल राहुल गांधी के एक इंटरव्यू को कोट किया और उस पर घोर आपत्ति जताई। साय ने देश भर के मीडिया हाउस से राहुल के इस इंटरव्यू पर संज्ञान लेने और सवाल उठाने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने 15 मार्च 2024 को अपने एक इंटरव्यू का 10 मिनट का वीडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी देश के मीडिया को ब्लैकमेलर बता रहे हैं। राहुल ये कहते नजर आए कि देश का मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल करने वाला सिस्टम बन चुका है। बड़ी बात ये, इसके लिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। कहा कि यहाँ की सरकार 1000 करोड़ रुपए मीडिया को विज्ञापन के तौर पर बांटती है, जिसका इस्तेमाल मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाने के लिए करता है। नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. सीएम साय के एक्स पोस्ट के बाद प्रदेश में दोनों पक्षों की तरफ से तीखा वार पलटवार हुआ। कांग्रेस ने कहा राहुल की बातों को मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से पेश किया, तो बीजेपी कहती है राहुल क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। वो अपने गिरेबान पर झांकते नहीं है और देश में हरेक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। देखिए, मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता, न बिकाऊ होता है। मीडिया जो है, मीडिया स्वतंत्र है और ये हमारे देश का, समाज का आईना भी है। कुछ मीडिया के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि मान लिया ऐसा, ये शायद उसको भारतीय जनता पार्टी उसको गलत तरीके से मुख्यमंत्री जो गलत तरह से उसको पेश कर। जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से एफिलेटेड हैं, वही लोग तो इस प्रकार के खबर चलवाने के लिए मजबूर करते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संदेश देश के लोगों को नहीं दे रही है। विश्व की सबसे पुरानी पार्टी के नेता, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने के युवा फेस, जिन्हें कांग्रेस एक दिन देश की बागडोर संभाले देखना चाहती है, उनका देश के संविधान के आधार स्तंभ पर अविश्वास पैदा करना, यूं उंगली उठाना, कहीं न कहीं उनकी खुद की पार्टी की मौजूदा और पूर्व की सरकारों पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा गया। क्योंकि इसी संविधान, इसी मीडिया के रहते कांग्रेस देश में, प्रदेश में दशकों तक कई दफा सत्ता पर काबिज रही। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। सवाल है, राहुल गांधी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं या इस व्यवस्था को ही खारिज करना चाहते हैं? सवाल ये भी उठा है कि वो जिस सिस्टम की बात अपने वीडियो में कर रहे हैं, क्या खुद उनकी पार्टी की सरकारें उसका वैसा ही उपयोग करती आई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राहुल गांधी न सिर्फ मीडिया को ब्लैकमेलर कहकर विरोधियों के निशाने पर आए, बल्कि देश के सिस्टम और व्यवस्था पर मौजूदा सरकार को घेरते घेरते खुद भी पीएम मोदी के निशाने पर आ गए। दरअसल हरियाणा में एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो बचपन से देश के सिस्टम को समझते हैं, जिसमें दलितों, पिछड़ों से भेदभाव किया जाता है। राहुल ने सिस्टम की दुहाई दी तो पीएम मोदी ने भी तुरंत राहुल सहित पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। ये हैं राहुल गांधी। इनकी खासियत है कि जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं और कुछ भी बोलने से पहले सियासी नफा नुकसान या गुणा गणित की परवाह नहीं करते। सिस्टम नहीं छुपा सकता। राहुल परवाह नहीं करते कि उनके बयान से उनकी या उनकी पार्टी की लुटिया भी डूब सकती है। हरियाणा के पंचकुला में एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस नेता ने देश के सिस्टम के बारे में, अब तक की व्यवस्था के बारे में जो कथित कन्फेशन किया है, उससे विरोधी तो नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के नेता भी सख्ते में आ गए। जरा गौर से सुनिए।
आजाद हिंदुस्तान के अब तक के सिस्टम के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। राहुल गांधी ने बात भले ही बीजेपी को घेरने की मंशा से की हो, लेकिन अपने विरोधियों के बयान को अपने फेवर में करने का हुनर रखने वाले पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान को फौरन लपका। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी। मोदी ने कहा कि शहजादे ने आखिर स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकारों में दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। राहुल की साफगोई पर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस के बनाए सिस्टम पर ताबड़तोड़ वार किए। राहुल गांधी जी ने माना है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा, उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही। का बनाया हुआ सिस्टम है। शुरुआत 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, अभी तो मोदी जी को 10 साल ही पूरे नहीं हुए और उसके बाद अगला समय आएगा। अब तो सिस्टम सुधर रहा है। अभी तो देश के आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी, इससे पहले तो नहीं बन पाई थी, तो अब तो सिस्टम सुधर रहा है। लोकतंत्र के महायज्ञ में अब बस 2 चरणों की आहुति बाकी है। ऐसे में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, चुनावी तैयारी में कोई कसर नहीं रख रहा। खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार अपने लिए बड़ी उम्मीद देखता है। ऐसे में ऐन चुनाव से पहले राहुल गांधी का अपने दादा दादी और पिता के वक्त जो सिस्टम काम करता रहा उसे लोअर क्लास के खिलाफ बताना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कहीं भारी न पड़ जाए। सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट। तो लोकसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी के नेता अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई बार सियासी बयान विवाद का विषय बन जाता है। राजनीतिक दल अपने सियासी नफा नुकसान के लिए न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे कई बयान दिए गए हैं जिसने सीधे सीधे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ मामलों में तो सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से भी जवाब दिया गया है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर क्यों जुडिशरी पर बार बार हमले हो रहे हैं और न्याय पर लगातार सियासत हो रही है। आमी कोर्ट के सम्मान करी। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने यह बात हरियाणा के पंचकुला में कही। यहां वे संविधान सम्मान सम्मेलन नाम के एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बीच तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक आदिवासी सीएम अभी भी सलाखों के पीछे है। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जहां न्यायपालिका पर सीधे सवाल उठाए गए। इस कड़ी में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हैं।
हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देना एक सामान्य निर्णय नहीं था। शाह ने कहा कि देश में कई लोगों का मानना है कि केजरीवाल को विशेष तरजीह दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा। मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इधर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी भी भड़क उठी। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी और राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है कि कांग्रेस और टीएमसी तुष्टीकरण के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली सीएम को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने जो किया है संविधान के आधार पर किया है और यह देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। और जो ये उनका अहंकार बोल रहा है। ममता बनर्जी जी बयान दे रहे हैं कि मैं अदालत के आदेश को नहीं मानूंगी। संविधान पर की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई राज्य का मुख्यमंत्री वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेगा तो उसे तो एक क्षण के लिए भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने धर्म आधारित आरक्षण पर जो निर्णय दिया है, निर्णय स्वागत योग्य है, निर्णय का स्वागत करते हैं। और ये निर्णय जो मतलब धर्म आधारित आरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा है। कितनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी कह रही मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। तुष्टीकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बहरहाल सियासी फायदे और वोट बैंक की सियासत के लिए राजनीतिक दल न्यायपालिका पर सवाल उठाने से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक है, क्योंकि देश में आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कायम है और सभी की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये भरोसा हमेशा मजबूत रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम हाउस में जब से कथित मारपीट की खबर सामने आई है, तब से इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा करार दे रही है, तो स्वाति मालीवाल सोशल साइट एक्स के जरिए अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन गुरुवार को उन्होंने चुप्पी तोड़ी और एक इंटरव्यू के जरिए 13 मई को हुई घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली शहर को यूं तो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन अगर दिल्ली के सीएम आवास में ही
किसी महिला के साथ जमकर मारपीट हो तो भला इस पर कौन यकीन करेगा। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल ने जब ये आरोप लगाया तो पूरा देश सन्न रह गया। बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर आरोप और आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट करार देने के बीच खुद स्वाति मालीवाल ने घटना के 10 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष खुलकर रखा। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। स्वाति के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव के लिए 13 मई को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुछ सवालों के जवाब मिले तो कई सवालों पर धुंध की परत छाई रही। स्वाति के मुताबिक आपने आधी अधूरी वीडियो क्लिप जारी कर आधा सच सबके सामने रखा। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। जब से ये घटना सामने आई थी, सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। केजरीवाल लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे, हालांकि अब उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। दूसरी ओर स्वाति का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी विभव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये मामला गले की फांस बनता दिख रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच के तार केजरीवाल के परिवार तक से जुड़ गए। दिल्ली पुलिस गुरुवार को केजरीवाल के माता पिता से इस बारे में पूछताछ करने वाली थी, हालांकि पुलिस इसके लिए पहुंची नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर चुनाव के बीच इमोशनल कार्ड खेला। अपने माता पिता के साथ एक वीडियो एक्स पर शेयर किया और पूछा, क्या आपको लगता है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है? प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनाहगार हैं? ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूँगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। दिल्ली में 25 मई को मतदान है। साफ है, मौसम चुनावी है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जो रास्ता ठीक लग रहा है उसे आजमाने से परहेज नहीं कर रहे। वैसे असल सवाल ये कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोच रही है, फिलहाल इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। शायद दिल्ली के लोग मतदान के जरिए इस प्रकरण पर अपना फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।